हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस डिग्री एंड मेजरमेंट भी इसी में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास मीनिंग में क्या लिखा है? इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये बोलता है कि भाई ये एक रेशियो बताती है किसकी, कि भाई की एक कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है जब हम उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज कर रहे हैं। मतलब कि ये बताता है कि जब भी कोई सी प्रोडक्ट का प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, या वो प्राइस बढ़ रहा है या वो प्राइस घट रहा है, उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो डिमांड कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये आगे क्या बोलता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड। वो बोलता है कि इन दोनों में ना प्राइस और उस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब कि उल्टा है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? ईडी। अब ई का फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी, और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस को। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऊपर जितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड है और डिवाइडेड बाय चेंज में आ जाएगा प्राइस में। अब इसका फॉर्मूला देखो, एग्जांपल है। अब देखो माइनस का निशान तो हमने डालना ही। देखो 20% किस में चेंज आया? डिमांड में। 10% किस में चेंज आया? प्राइस में। अब देखो इसको कट जब करेंगे ना, तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। तो इसी माइनस के 2 को पॉजिटिव करने के लिए हम ये आगे जो फॉर्मूले में माइनस लगाया था ना, इसीलिए हम लगाते हैं कि भाई ये जो नेगेटिव में आता है ना वो ना आए। ठीक है, पॉजिटिव में आए, इसीलिए हम लगाते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास? 2 पॉजिटिव में आ गया। तो मतलब हमारी लास्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कितनी चेंज है? ये 2 आया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसने 5 डिग्रियों में बांट दिया। पहला परफेक्टली इलास्टिसिटी, दूसरा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इज नटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका नेम को देख के कैसे याद करना मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो, आपको इसको किस अकॉर्डिंग से सोचना है? आपको इसमें सबसे पहले ऊपर डिमांड को रखना है, और उसके पीछे किसको रखना है? प्राइस को। आप दो ही चीज के रिलेशनशिप देख रहे हो ना, एक डिमांड का और एक प्राइस का। आपको सबसे पहले जो स्टेटमेंट है ना उसको डिमांड के अकॉर्डिंग सोचना है, फिर उसको प्राइस के अकॉर्डिंग लाना है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे लिखा है ना लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लेस क्या होगी? डिमांड होगी लेस। मतलब क्या लेस होगी? डिमांड, और किसके मुकाबले में? प्राइस की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूनिटरी ये नहीं, यहाँ पे देखो हाईली लिखा, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हाई क्या होगा? डिमांड हाई होगी, और किसके मुकाबले में? प्राइस के। मतलब आपको पहले डिमांड देखनी है, उसके मुकाबले में आपको देखना है प्राइस के मुकाबले में कम है या ज्यादा। तो ऐसी ये स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, तो ऐसी ही अगर ये चलेगी। अब देखो पहला क्या है? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो यहाँ पे ना इन लिखा है, इनका मतलब क्या हो गया? जीरो। जीरो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इनका मतलब है जीरो, मतलब कि डिमांड में कितना चेंज होगा? जीरो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अब ये क्या बोलता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ चेंज इन प्राइस कोज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या है? प्राइस में तो चेंज आ रहा है, पर उसकी वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी ज्यादातर एग्जांपल कहाँ देखने को मिलती है? नेसेसरी गुड्स में, जैसे कि सोल्ट। ठीक है, आटा। अब देखो आपको रोटी तो खानी ही खानी है, आपको नमक तो खाना ही खाना है। ठीक है, अब आप अगर आपका प्राइस नमक का 30 रुपए भी होगा, 4 रुपए से कम हो गया या बढ़ गया, आपको नमक तो खाना ही खाना, तो आप डिमांड उतनी ही रखोगे ही रखोगे। ठीक है, अब इसका देखो टेबल बनाएंगे। टेबल में ये देखो प्राइस कितना है? पहले 5 रुपया, उस पर डिमांड कितनी थी? 10 थी। फिर उन्होंने बोला कि प्राइस बढ़ा दिया, 5 से 10 कर दिया। कितने रुपए से बढ़ा दिया? 5 रुपए से, लेकिन डिमांड देखो 10 की 10 ही रही है। अब इसको हम ग्राफ से बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस पे क्या है आपको पता है? क्वांटिटी डिमांड। वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, अब देखो 5 10 लिख दिया, 5 10 लिख दिया। अब देखो प्राइस कितना था? पहले 5 रुपए से बढ़ा, फिर 10 रुपए से। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी तो सेम ही है, 10 ही है। तो ये लाइन सीधी हो जाएगी, मतलब पहले तो वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं डिमांड कर, और इसमें क्या है? ईडी इक्वल्स टू जीरो है, बिकॉज डिमांड जो है वो किसके बराबर है? जीरो, मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या आ गया? लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलो। देखो अब लेस का क्या मतलब है? कि कम। अब कम क्या होगा? डिमांड कम होगी, किसके मुकाबले में? प्राइस की। अब देखो इट इज अ सिचुएशन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडर इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बोलता है कि भाई ये सिचुएशन है जहां पे हम बताते हैं कि भाई एक क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम आता है, किसके मुकाबले में? उसकी प्राइस की चेंज में। ठीक है, अब देखो पी एक्स कितना है? पहले 100 था प्राइस पे, उस पर डिमांड कितनी थी? 100 थी। अब वो बोलता है कि जो प्राइस है ना 100 से 200 होगी, तो कितने का चेंज आया? 100 का। अब वो बोलता है कि 200 पे डिमांड कितनी हो गई? 80। तो अब कितने का चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में? देखो सिर्फ 20 रुपीज का, मतलब प्राइस में सीधा 100 रुपए का मतलब फर्क पड़ा, लेकिन जो डिमांड है उसमें सिर्फ 20 रुपए का चेंज आया। कितना कम फासला है। तो वो बोलता है कि भाई डिमांड में कम चेंजेस आ रहे हैं, किसके मुकाबले में? प्राइस के। तो अब इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे आपको पता है प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, अब देखो 500 150 200 आपको ग्राफ की अमाउंट लिखनी आती है। ठीक है, अब देखो पहले प्राइस 100 था, ये देखो 100 पे कितनी डिमांड हो गई? 100। फिर उसने बोला कि प्राइस 200 हो गया, 200 पे कितनी प्राइस डिमांड हो गई? 80, और ये बन गई डिमांड कर्व सीधी। ठीक है,
अब देखो, अब आ गया हमारे पास थर्ड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी का क्या मतलब है? इक्वल टू वन, मतलब इक्वल टू वन। अब देखो यूनिटरी इक्वल टू वन, अब इसे बोलते हैं इट इज अ सिचुएशन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये बोलता है कि इसमें बराबर आएगा, मतलब जितना चेंज प्राइस में आएगा उसके ही बराबर में चेंज डिमांड में भी आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पीएक्स कितना दिया है? 5। प्राइस पे डिमांड कितनी थी? 10 रुपीज। अब उसने बोला कि प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितने का फर्क आया? 5 रुपए का। वो बोलता है कि उसमें क्वांटिटी कितने की घट गई? 5 रुपए की। अब ध्यान से देखो, ये बेशक को डिमांड घटी है, पर हम किसको देख रहे हैं? हम चेंज को देख रहे हैं। तो चेंज कैसे आएगा? माइनस करके। तो देखो 5 से 10 गया तो 5 बचा। अब 10 से भी 5 जाएगा तब भी 5 ही बचेगा। तो कितने का चेंज आ रहा है? दोनों में बराबर का रहा है, 5 का। अब देखो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। अब 5 10 आपको पता ही है, जब प्राइस हमारा 5 था तो डिमांड हमारी 10 थी। जब हमारे पास डिमांड प्राइस 10 था तो हमारे पास डिमांड 5 थी, ठीक है। और ये आ गया हमारा डिमांड का, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये देखो 1 2 3 ये रेक्टेंगल बन रहे हैं ना बॉक्सेस, इसको क्या बोलते हैं? हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऑल बॉक्सेस सेम साइज, या मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया ऑल बॉक्सेस सेम है। इनके जो साइज होते हैं ना, तीनों के तीनों सेम होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है कि भाई हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। मतलब हाईली का क्या मतलब है कि भाई ज्यादा, किसमें ज्यादा चेंजेस आए हैं? डिमांड में। किसके मुकाबले में? प्राइस के, ठीक है। अब देखो इट इज अ सिचुएशन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही चीज बोली कि भाई डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, किसके मुकाबले में? प्राइस में। अब देखो प्राइस कितना था हमारे पास? 100 पे कितनी डिमांड थी? 100 की, ठीक है। अब उसने बोला कि प्राइस 100 से 110 हो गया, मतलब 10 रुपए का फर्क आ गया। अब वो बोलता है कि जो डिमांड थी वो 100 से सीधा 20 होगी। कितने का फर्क आया? 80 का। मतलब प्राइस में सिर्फ चेंज 10 रुपीज का आया, वहीं पे अगर डिमांड में कितना चेंज आ गया? सीधा 80 रुपीज का। कितना बड़ा फासला है। तो ये क्या हो गया? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द डिमांड, ठीक है। अब बाकी 100 50 ये तो आप डाल ही लोगे, ठीक है। अब देखो पहले 100 पे कितनी थी प्राइस? प्राइस और डिमांड कितना था? 100। फिर उसने बोला कि प्राइस 110 हो गई और उस पर डिमांड कितनी होगी? 20, और ये बन गई आपकी डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब कि पहले हमने सबसे पहले क्या कौन सा किया था? परफेक्टली इलास्टिक। उस पे क्या था? इलास्टिक ही आगे इन लिखा था, इनका मतलब जीरो। अब इन हट गया तो मतलब कि जीरो का उल्ट क्या होगा? इनफाइनाइट। मतलब अब क्या इनफाइनाइट होगा? डिमांड। डिमांड जितनी मर्जी चीज से बढ़ सकती है, लेकिन प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफिनाइट द प्रिवलिंग प्राइस। ये बोलता है कि डिमांड इनफिनाइट है, लेकिन किसके ऊपर? जो प्रिवलिंग प्राइस है उस प्राइस के ऊपर डिमांड इनफिनाइट है, मतलब जितनी मर्जी डिमांड बढ़ सकती है। अब उसने बोला पीएस कितना है? प्राइस कितना है? 10 है। उस पर डिमांड कितनी थी? 100। फिर उसने बोला कि प्राइस 10 ही है, पर उसमें डिमांड कितनी होगी? 200 होगी। मतलब 100 रुपए से बढ़ गई, प्राइस में चेंज ही नहीं, लेकिन डिमांड 100 रुपए से बढ़ गई। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द डिमांड, ठीक है। अब देखो 100 200 300 500 10, ठीक है। अब देखो 10 तो आपके पास सिंपल है, एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 की लाइन एंड 200 की लाइन, ठीक है। अब आगे आ गया हमारे पास मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या बोलता है? वेदर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी ग्रेटर लेस नोन बाय इट्स मेजरमेंट। अब ये बोलता है कि भाई आपने ये तो पढ़ लिया कि इसकी डिग्री कौन सी होती है, मतलब टाइप कौन से होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब आपको पता कैसे लगेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? आप ये सब कुछ मेजर करोगे, ये सब फॉर्मूले लगाओगे और सब कुछ करोगे, तभी आपको पता लगेगा ना कि भाई ये कौन सी यूनिटरी है, ये ग्रेटर है या लेस देन है। तो अब वो आगे क्या बोलता है? देयर आर 5 मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब वो बोलता है कि भाई अभी इस जब इसको मेजर करना, उस मेजर के लिए भी 5 मेथड स्पेशल दिए गए हैं। जैसे कि पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड, थर्ड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, फोर्थ इज आर्क मेथड, फिफ्थ इज रेवेन्यू मेथड। अब ये बोलता है, अब इसमें से ना ज्यादा से टोटल एक्सपेंडिचर और परसेंटेज मेथड ज्यादा आ जाते हैं, अलग से भी करके आ जाते हैं, बिकॉज ये थोड़े से लेंथी भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आर्क मेथड भी कभी कभार आ जाता है, बट पॉइंट और रेवेन्यू मेथड इतना जरूरी नहीं है, वो इतना खास आता नहीं है। अब छोटा सा भी पढ़ लोगे तो ठीक है, बट आपको कवर करने के लिए मतलब वैसे आप 2 3 ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आ गया। अब इसमें क्या बोलता है? दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर मार्शल, ठीक है। ये प्रोफेसर मार्शल की तरह से डेवलप किया गया। और ध्यान रखना जो प्राइस इलास्टिसिटी फुल वही है ना, ये पूरा ही मार्शल मतलब प्रोफेसर मार्शल की तरफ से ही डेवलप किया गया है, ठीक है। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस इज कंपेयर्ड। इसमें बोलते हैं कि भाई जो टोटल अमाउंट है ना किसका? एक्सपेंडिचर का, हम उसको बिफोर और आफ्टर द प्राइस चेंजेस कंपेयर करते हैं। मतलब कि कितना प्राइस कितना ये बोलते हैं कि भाई कितना टोटल अमाउंट, मतलब कि टोटल जितना एक्सपेंडिचर जितना खर्चा था वो देखता है कि बिफोर और आफ्टर प्राइस के चेंज आने से कितना आया, मतलब कि कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला कैसे लिखता है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जो प्राइस है ना उसको आप जब क्वांटिटी डिमांडेड से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा?
टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक टेबल मैंने बना दिया है शॉर्ट में। ठीक है, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन मैं लेंथी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट के अकॉर्डिंग आ गया तो आप मतलब पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो, जैसे अगर अकेला आ गया। ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बॉक्स बना ऐसे, एक प्राइस का बन गया, एक टोटल एक्सपेंडिचर का बन गया। ठीक है, अब ये देखो ग्रेटर देन यूनिटरी, अगर ग्रेटर देन है मतलब कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ 1 से बड़ी है तो इसमें दो सिचुएशन होगी, प्राइस में एक तो राइज होगा या तो फॉल होगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि जब प्राइस राइज होगी ना तो टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। और अगर प्राइस गिर गई तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, ग्रेटर देन यूनिटरी के बीच में, प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। आप इसको ना एज ए लाइन भी लिख सकते हो अगर आपको लिखनी हो, नहीं तो आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो। सेकंड क्या है हमारे पास, यूनिटरी। यूनिटरी में भी देखो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और गिरेगा भी, लेकिन इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू है ना अनचेंज रहेगी, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा टोटल रेवेन्यू में। ठीक है, वो जितने की थी उतने की ही रहेगी। अब थर्ड क्या है, लेस देन यूनिटरी, उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें भी प्राइस बढ़ेगी और घटेगी, दो सिचुएशन होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस गिरेगी उसमें टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाएगा। आपको इसको याद करने का आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो डिफिकल्ट नहीं करना, आपको सिंपल ऐसे याद करना है कि भाई हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप के हैं, ग्रेटर है और यूनिटरी है और लेस देन है। ठीक है, अब इसमें कैसे याद करोगे, आप देखोगे कि प्राइस में तो दो ही सिचुएशन होती है, या तो प्राइस बढ़ेगी या तो प्राइस गिरेगी। अब आपको कैसे याद करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा उस केस में। देखो यूनिटरी में तो आपको पता ही है कि अनचेंज्ड है। ठीक है, आपने क्या याद करना है कि ग्रेटर में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, मतलब कि जो प्राइस में सिचुएशन होगी ना टोटल एक्सपेंडिचर में उसका उल्ट होगा। ठीक है, और जो लेस देन है ना उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, मतलब जो प्राइस में सिचुएशन होगी वही सेम सिचुएशन टोटल एक्सपेंडिचर में होगी। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो राइस का उल्ट क्या होता है, डाउन, गिरना। ठीक है, फॉल का मतलब गिरना और उसका उल्ट क्या है, अप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइस का मतलब आगे जाना मतलब बढ़ना, अप का मतलब भी बढ़ना, फॉल का मतलब गिरना, डाउन का मतलब गिरना। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन लेंथी करना था, इसीलिए मैंने ये भी टेबल भी लिख दिया एग्जांपल का, बिकॉज ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, मतलब 50 मार्क्स में इसको और प्रोपोर्शनल मेथड को ऐड करके लिख देते कि ये सिर्फ दो मेथड ही एक्सप्लेन करो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए देखो आपको लेंथी तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं ये इतना नहीं बनाती। अब देखो आपने बनाया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये तीन सिचुएशन हमें एक्सप्लेन करनी है, तो हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी बनाया है एक बॉक्स, एक कॉलम किसका बनाया, क्वांटिटी का। ठीक है, एक बॉक्स हमने किसका बनाया, कॉलम टोटल एक्सपेंडिचर का, एक कॉलम हमने बनाया इफेक्ट का, कि इफेक्ट क्या बनेगी। फिर हमने देखना कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी है। ठीक है, ये अलग कॉलम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि 241 241 241, ठीक है, सेम है। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी, सिर्फ ना आपको ये क्वांटिटी की लाइन याद करनी पड़ेगी, सिर्फ ये क्वांटिटी की लाइन है, यही आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, जो प्राइस है ना उसमें से मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी को, आपको टोटल रेवेन्यू आएगा। देखो मैंने ऊपर भी आपको ये फॉर्मूला लिखाया था ना, ये देखो टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांड, वही वाला फॉर्मूला है कि भाई जब प्राइस में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 4 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 1 मल्टीप्लाई 8 8। ठीक है, फिर देखो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 8, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 10 10, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखो अब आपको टोटल रेवेन्यू आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर टेबल किया था ना ये वाला, बस वही चीज आपने देखनी, कैसे देखनी है, आपने ये देखना है कि भाई ये डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, अनचेंज जा रहा है, डाउन या अप में कैसे जा रहा है, ये वाली सिचुएशन देखनी है, जो डाउन अप वाली थी ना। अब ये कैसे देखेंगे, देखो आपके पास तीन सिचुएशन है। देखो ये आपने क्या देखा, पहले 8 था, फिर 8 था, फिर 8 है टोटल रेवेन्यू, मतलब कुछ चेंज ही आया टोटल रेवेन्यू में, तो अनचेंज्ड आया। तो अनचेंज्ड में क्या था, ये देखो अनचेंज्ड, अनचेंज्ड में क्या है, यूनिटरी, तो ये देखो सेम, मतलब कि यूनिटरी आ गया। ठीक है, अब आया आपको समझ। अब देखो अब आप सेकंड में आओ, ये देखो 8 4 10 था ना, अब आपने क्या देखना, अपने सेंटर से देखना है, सेंटर वाले को तो अपने मानना ही है। अब देखो ये 4 था ना सेंटर में, अब देखो 4 से ऊपर 8 बड़ा है कि छोटा है, भाई ये तो बड़ा है वैसे, और जो नीचे है 4 10 वो किसके अकॉर्डिंग है, वो भी बड़ा है। आपने ये देखा कि भाई ऊपर भी बड़ा है नीचे भी बड़ा। अब आपको कैसे देखोगे, अब ये देखोगे कि भाई 8 और 10 में से ज्यादा बड़ा कौन है, 10 ज्यादा बड़ा है और 8 छोटा है। क्या है, 8 छोटा है, 10 क्या है, बड़ा है, मतलब कि यहाँ कितना है, यहाँ लेस है, और 10 क्या है, वो मोर है। तो अब लेस और मोर का सिचुएशन कहाँ था, अब देखो यहाँ देखो डाउन और अप, मतलब कि पहले लेस होगा फिर ज्यादा होगा, तो ये कौन सा सिचुएशन था, ये देखो ग्रेटर देन यूनिटरी, बस देखो मैं लिख दिया ग्रेटर देन यूनिटरी। अब देखो अब आपने देखा 6 8 4, देखो अब देखना है अपने 6 को और 4 को देखना। अब देखो 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो छोटा क्या है, 4 छोटा है। तो भाई पहली अमाउंट बड़ी है, दूसरी क्या है, छोटी है। अभी ये सिचुएशन कहाँ आती थी, ये देखो
पहली बड़ी और दूसरी छोटी अमाउंट, ठीक है। ये किस सिचुएशन में आती थी, लेस देन, ये किस सिचुएशन में आती थी, लेस देन यूनिटरी। अब देखो ये आ गया लेस देन यूनिटरी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ क्वांटिटी का याद करना है, ठीक है, क्वांटिटी में कौन सी अमाउंट है, ठीक है। और आपको या अब अगर आपको याद भी नहीं रहती ना क्वांटिटी में, तो आपको खुद को ही मालूम है कि भाई ऐसी कोई अमाउंट मल्टीप्लाई करें जहां पे ऊपर लेस है और नीचे मोर है, मतलब कि ज्यादा है। बस आपको ये ऊपर की और नीचे की लाइन देखनी है बस, और आपको यहाँ से यूनिटरी और ग्रेटर देन यूनिटरी बस इतना लिखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये क्या बोलता है, द सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड। ये क्या बोलता है कि जो सेकंड मेथड है ना मेजरिंग करने का, उसको हम प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। एज पर दिस मेथड प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ये बोलता है कि भाई एक डिमांड में जितना चेंज आता है ना उसको हम डिवाइड बाय कर देते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ठीक है। वही फॉर्मूला ये देखो यहाँ लिखा है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, ठीक है। कितना मतलब कितना पोर्शन का चेंज आया है डिमांड में और कितना पोर्शन का प्राइस में चेंज आया डिमांड में, ठीक है। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला है इसका, ईडी आया, माइनस का निशान आपको पता ही है, पाना ही है, ठीक है। अब देखो क्यू वन में से माइनस क्यू करना है और डिवाइडेड बाय क्यू करना है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारे पास प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला, ये है। अब इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, पी वन माइनस पी से और पी से। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको इक्वल टू कर दिया। अब इसको अरेंज करना है। देखो अगर आप क्यू वन से क्यू माइनस करोगे तो चेंज इन क्यू आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा, डिवाइड बाय क्यू हो गया। पी वन से पी माइनस किया तो चेंज इन पी आ गया, डिवाइड बाय पी आ गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो हमारे पास डिवाइड में था, हमने ये था ना, तो हमने इसको खोल के लिख लिया डिवाइड में, ये देखो, ठीक है। क्वांटिटी चेंज डिवाइड बाय क्वांटिटी और क्वांटिटी चेंज इन प्राइस एंड डिवाइड बाय प्राइस, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको हमने डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या होगा, ये उल्ट हो जाएगी, ये वाली जो चीज है ये उल्ट हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम है ना, उल्ट हो जाती है, बस वही। अब देखो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी चेंज, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, इसको इजी करने के लिए ना हमने चेंज चेंज एक तरफ लिख दिया, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल वाले एक तरफ लिख दिया और विदाउट ट्रायंगल वाले एक तरफ लिख दिया, पी और डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई इतना, ठीक है। इसको आप सोल्व कर देना, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि टोटल में आ जाता है 60 से, ठीक है। अब सपोज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4, मतलब कि आप मान लो कि एक प्राइस थी आइसक्रीम थी जिसका प्राइस कितना था 4, डिमांड इज फॉर 1 यूनिट। जब प्राइस 4 था तो उसकी डिमांड कितनी थी, 1 यूनिट थी। मैंने प्राइस फॉल टू 2, जब प्राइस गिर गया 2 रुपए हो गया तो डिमांड एक्सटेंड टू 4 यूनिट, मतलब कि जो डिमांड थी ना वो बढ़ के 1 से 4 हो गई। अब देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले प्राइस कितना था, अब कितना प्राइस है, अब प्राइस है हमारे पास नहीं, अब देखो क्वांटिटी में कितना चेंज है, क्वांटिटी में चेंज देखो। अब हम कितनी डिमांड करें, हम 4 की, पहले हम कितनी डिमांड करे थे 1 की, तो कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया, ठीक है। अब देखो प्राइस में कितना चेंज आया, पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस अब प्राइस कितना है, अब प्राइस है 2 रुपए और पहले प्राइस कितना था 4, तो माइनस करके 2 आ गया। बस ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के ऊपर 4 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, तो ये देखो ईडी जो है 1 से बड़ा है, तो ये देखो 1 से बड़ा है। अब देखो थर्ड क्या है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ठीक है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड में क्या बोलता है, पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। वो बोलता है कि भाई पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता क्या करता है, वो मेजर करता है किसको, कि एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आएगा, किसके ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, मतलब डिमांड कर्व जो होती है ना, डीडीडी लाइन हम बनाते हैं उसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कितना चेंज आ सकता है, उस चीज को हम मेजर करते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द गिवन डिमांड कर्व। वो बोलता है कि जो डिमांड कर्व पूरी आती है ना, जो हम लाइन खींचते आ रहे थे डिमांड करके डीडी लिख के, वो बोलते हैं कि पूरी डिमांड कर्व के ऊपर ना हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है, ठीक है। तो उसको निकालने का मेथड, हम जब उसे निकालते हैं तो हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करते हैं। अब बोलते हैं इट कैन बी डिस्कस अंडर 2 सेपरेट हेडिंग, तो इसको भी निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या हम बोल सकते हैं हेडिंग्स है। पहला हमारे पास आता है लीनियर डिमांड और कर्व। ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ लीनियर डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब ये बोलता है कि लीनियर डिमांड कर्व में क्या है कि जहां पे हमारे पास एक लाइन दी हो ना ऐसे, उसको बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व, जहां पे लाइन पहले से ही दी होती है ऐसे ग्राफ बना के। वो बोलता है कि उस सिचुएशन में ढूंढना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मतलब कि जो लोअर सेगमेंट है ना उसको डिवाइड कर दो अपर सेगमेंट से, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाया, जैसे कि देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड आया और वाई एक्सिस पे प्राइस आया, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 5 ऐसे डॉट्स बना दी, ठीक है। और मैंने एम ए पी बी एन अपने नंबर से नंबर दे दिया। देखो अब देखो ये कैसे आए हैं, अब मैं आपको ना 1 2 का बता देती हूँ, आपको उतना लंबा वहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जैसे 1 2 का बता देती हूँ कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। अब ये आप सोचोगे ना कि EP1 कैसे हो गया, EP1 से छोटा कैसे होगा, EP इनफिनाइट कैसे होगा, तो ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे आता है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट, ठीक है। अब हम निकालते हैं पी पॉइंट का, ये सेंटर वाला पी पॉइंट है ना EP, इसका निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो, किसने बोला, उसने बोला लोअर
सेगमेंट, पहले ऊपर क्या है लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट क्या होगा, ये नीचे वाला, ये होगा लोअर सेगमेंट, मतलब नीचे का हिस्सा। तो कितना है नीचे का हिस्सा, हमारे पास पी एन है, ठीक है, ये हो गया पी एन, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पी एन आना था, मैंने पी एम लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास पी एन, ठीक है। अब उसने बोला कि अपर का सेगमेंट, अपर का सेगमेंट क्या होगा, पी एम, ये ऊपर का हिस्सा, तो ये पी एम होगा। देखो जब ये बीच में काट रही है तो भाई ऊपर का और नीचे का हिस्सा तो दोनों बराबर होगा, तो कट करके क्या आ जाएगा, बराबर वन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी में से एक सिचुएशन ये है कि अगर मैं ये वाला निकालती हूँ, जैसे ये बी पॉइंट का, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट पहले, ठीक है। अब लोअर सेगमेंट कौन सा होगा, ये होगा ना बी एन, ये देखो बी एन, तो हमने लिख दिया बी एन। अब अपर सेगमेंट क्या होगा कि भाई यहीं से शुरू होगा, तो हमारे पास पी एम से शुरू होगा, ये पी से शुरू होगा और एम तक जाएगा, ये वाला, तो ये होगा हमारे पास अपर सेगमेंट। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये तो सिर्फ दो जितना है, यहाँ तो कितना छोटा पार्ट है, और अपर सेगमेंट कितनी बड़ी है। जब आप बड़ी अमाउंट को छोटे से डिवाइड करते हो तो वन से लेस आता है, क्योंकि पॉइंटों में आता है, तो वही होगा लेस देन वन। तो ये ऐसे ही करके आएगी पॉइंट, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसे हर एक का है, तो इतना आप लिखने लग जाओगे तो बहुत लेंथ चला जाएगा, आप बस इतना सही लिख लेना। और जैसे पी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, बी को कोई एक को एक्सप्लेन कर देना कि भाई आपको फॉर्मूला आता है और आपको पता है कि कैसे निकला है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इसमें क्या बोलता है कि व्हेन अ डिमांड कर्व इज नॉट लीनियर, देन टू नो द ईपी एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व a tangent is drawn as to touch that point. This point will be divided tangent in two parts, lower segment and upper segment. ये बोलता है कि भाई इसमें तो आपके पास एक लाइन दी हुई थी, डायरेक्ट ये लाइन दी हुई थी, तो आपको एक पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट को बताओ, तो आपने सीधा अपर और लोअर को कर दिया। अब जब ये लाइन ही नहीं दी रहेगी तो आप कैसे पता करोगे, तो वो बोलता है कि भाई तब हम क्या करेंगे। देखो अब मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा आपके पास। ये देखो पहले इसमें क्या होगा, आपके पास ना ये डिमांड कर्व बनेगी, ऐसे कर्व, ये वाली, ये बनी ना डीडी वाली कर्व, ये पहले बनेगी। तो बोला कि भाई अब इन्होंने क्या कर दिया कि डिमांड कर्व बना दिया, डिमांड कर्व के बीच में डॉट डाल दिया और बोल दिया कि भाई अब इस सिचुएशन का बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप कैसे निकालोगे, तो आपने एक टैंजेंट लाइन खींचोगे, ये जो तिरछी लाइन गई है ना, ये से इसको एक टैंजेंट लाइन खींचोगे जो कि उस पॉइंट को अटैच करेगी, एक टैंजेंट लाइन खींचोगे जो उस पॉइंट को अटैच करेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना टैंजेंट इज ड्रॉन एज टू टच दैट पॉइंट, मतलब एक टैंजेंट ड्रॉन करोगे जो कि उस पॉइंट को टच करेगी। अब क्या हुआ, अब इस टैंजेंट की वजह से आपको एक लोअर सेगमेंट भी मिल गया, एक आपको अपर सेगमेंट भी मिल गया, ठीक है। जैसे कि लोअर सेगमेंट क्या है एसी और अपर सेगमेंट क्या है बीए, बस आपने एसी और बीए कर दिया, इक्वल टू कट करके वन आ गया, तो आपको इससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता लग जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, ये क्या बोलता है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इज द कांसेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। देखो अभी तक आप जितने भी मेथड कर रहे थे ना, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ बता रहे थे, मतलब कि वो सिर्फ ऐसे बता रहे थे कि इस पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी होगी या इस पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी, आपने देखा ना कि भाई इस पे इलास्टिसिटी पे इनफिनाइट होगी, इस पॉइंट पे मतलब ग्रेटर देन वन होगी, इस पे ग्रेटर देन, हम यही पढ़ रहे थे ना ये ऊपर तक, ठीक है, सब हम ऐसे ही निकाल रहे थे। बट वो बोलता है जो आर्क मेथड है ना, वो क्या बोलता है कि वो कौन सी सिचुएशन में होता है, जबकि देखो अगर आपके पास यही ऐसे डिमांड कर दे दी, ए दे दिया और बी दे दिया, उन्होंने बोला कि ए और बी के बीच में ये जो पॉइंट पड़ता है ना, ये जो स्पेस है, इसके बीच में बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तब क्या यूज करते हैं हम, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका सॉरी डायग्राम कैसे है, देखो आपको पहले एक बनाना है, एक्स एक्सिस पे आपको पता है क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे आपको पता है प्राइस, आपने एक डिमांड बनानी है, डिमांड पे ऐसे कोई भी दो पॉइंट लिख के ए बी ऐसे बना देना, ठीक है, कि हमने भाई ए और बी का बताना है, ठीक है। इसमें बोलते हैं अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, ये देखो देखो अब इसमें क्या है, आपको माइनस का निशान तो डालना ही डालना। अब बोलोगे आप क्वांटिटी चेंज डिवाइडेड बाई क्यू वन प्लस क्यू। अब आप बोलोगे भाई हाफ क्यों लिया है, ये हाफ क्यों लिया है भाई, वो बोलते हैं कि जब ए और बी के बीच में आप पॉइंट ढूंढ रहे हो ना, तब दोनों का हाफ हाफ हिस्सा लो, कि जो बीच का हिस्सा है ये तो आधा हिस्सा ए का भी आधा हिस्सा बी का भी है, तभी ये वन हिस्सा बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर इस डॉट से इस डॉट तक ये वन है, तो भाई इसमें आधा हिस्सा ए का है आधा हिस्सा बी का है, तो वो वही चीज बोलता है कि भाई ये हाफ यहाँ पे इसीलिए डाला है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई हाफ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्यू वन प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी चेंज इन प्राइस हाफ पी वन प्लस पी, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन इतनी मेरे को करने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअल में फॉर्मूला सिर्फ इतना सा ही है और ये बहुत ईजी आता है ना, बट काफी बार ये होता है कि क्वेश्चन 60 मार्क्स में भी आ जाता है, मतलब एक दो मेथड के साथ ऐड करके आ जाता है, तो उतना लेंथ करके थोड़ा लिखना भी पड़ता है, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप एक डेट शीट आराम से भर जाएगी, ठीक है। अब देखो यही था, अब इसी को हमने डिवाइड
को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। देखो ये तो सेम उतर गया, मल्टीप्लाई का निशान डाला, अब ये उल्ट हो गया, मतलब हाफ मल्टीप्लाई P1 प्लस P ऊपर चला गया और क्वांटिटी चेंज आ गया। अब देखो ये हाफ यहाँ से, ये हाफ यहाँ से कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। ये देखो सेम है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई P1 प्लस P और चेंज इन। अब इसको क्या करना है, अगर इसको और इजी बनाना तो भाई चेंज वाले ट्रायंगल वाले एक साइड कर दो, और अब इसको अगर और इजी बनाना है तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, ये जो क्वांटिटी चेंज है ना इसको भी खोल दो, ये जो ट्रायंगल वाला है ना इसको भी खोल दो। अब ये कैसे खोलेंगे भाई, देखो Q1 से माइनस Q कर दोगे तो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा, फिर ये ट्रायंगल P को खोलोगे तो P1 माइनस P आ जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको बच्चे काफी बार कैसे याद करते हैं ना कि देखो Q1 Q, उनको मालूम है कि भाई Q Q एक तरफ आएगा, P1 P ऐसे ही आएगा। अब वो कैसे करते हैं कि वो क्या करते हैं कि क्रॉस में जाते हैं, जैसे कि ये देखो ये पॉजिटिव का Q, तो इसके सामने क्या है पॉजिटिव का P, ये यहाँ से Q नेगेटिव का, यहाँ से P नेगेटिव का, मतलब क्रॉस में ऐसे याद कर लेते हैं। बट अब थोड़ा सा फॉर्मूले भी याद कर लेना, बिकॉज कभी बार लेंथ में भी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा ना हो कि यार ये तो बहुत छोटा बन गया, 60 मार्क में कैसे कवर करें, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि अकेला ही आर्क आ जाएगा, पर जैसे एक दो ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर और प्रोपोर्शनेट मेथड बताओ, दो मेथड एक साथ, ठीक है। तो ऐसे कि 3-3 पेज के लिखने पड़ जाए, जैसे आर्क मेथड प्लस पॉइंट मेथड बता दो, ठीक है। इनका डिफरेंस बता दो, अगर डिफरेंस भी आ गया तो आपको पहले दोनों मेथड लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आ जाएगा कि अकेला आर्क मेथड बता दो या जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, तो बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बताना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं